अगर कोई भी बने इम्प्रेशनिज्म के ऊपर, चाहे शॉर्ट आंसर में बने, चाहे लॉन्ग आंसर में बने, चाहे कंपैरेटिव में बने, तो आपको तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कुछ कुछ की पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। सो ये इम्प्रेशनिज्म एक ऐसा मूवमेंट है जो कि आर्टिस्टिक मूवमेंट था और लिटरेरी मूवमेंट भी था। अगर हम लिटरेचर की बात करें तो ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पे फोकस करता है। रियलिज्म फोकस करता है व्हाट इट इज। इम्प्रेशनिज्म फोकस करता है कि इसका हम पे इम्प्रेशन क्या बना। फ्लीटिंग मूवमेंट की बात करता है, फ्लीटिंग इंप्रेशन, इनर कॉन्शियसनेस। इनर कॉन्शियस में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक देखते हैं। इंटीरियर मोनोलॉग आपने देखा है पोएम में। ऑब्जेक्टिव रियलिटी की यहाँ पे कोई भी बात नहीं होती। एंड इट इज इंस्पायर्ड बाय इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग, जिसमें आपको क्लॉड मोनेट का नाम याद रखना है। इनकी पेंटिंग से इंस्पायर था ये मूवमेंट, लिटरेचर में जो मूवमेंट था। एंड इट एम टू शो हाउ रियलिटी इज फेल्ट एंड परसीव्ड, हाउ इट एक्चुअली एग्जिस्ट। ये इसकी बात नहीं करता किसी ने इसको फील कैसे किया, परसीव कैसे किया, इस पे फोकस किया जाता है। तो जब हम इम्प्रेशनिज्म मूवमेंट की बात करते हैं तो ये एक मूवमेंट एक ब्रिज का काम करता है ट्रांजिशन में, फ्रॉम रियलिज्म टू मॉडर्निज्म। पहले हम बात करें अगर विक्टोरियन एज की, तो विक्टोरियन एज में आपको रियलिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, चाहे हम डिकेंस की बात करें या अगर हम और भी राइटर्स की बात करें, तो आपको वहां पे सोसाइटी की क्या कंडीशन है वो दिखाई गई है। बट मॉडर्न मॉडर्न एज में जब आप आते हैं तो यहाँ पे सोसाइटी की कंडीशन के साथ साथ ये भी दिखाया जा रहा है कि पार्टिकुलर इंडिविजुअल पे इसका क्या इंप्रेशन पड़ा या क्या इफेक्ट पड़ा। तो एक हमें अटेंशन का शिफ्ट देखने को मिलता है आउटर वर्ल्ड से इनर साइकोलॉजिकल वर्ल्ड में। दूसरा, कहीं ना कहीं आपने देखा कि जब हम मॉडर्न एज को देखते हैं तो उसमें सेगमेंट फ्राइड की थ्योरी भी आ जाती है तब तक, और उसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट हमें लिटरेचर पे देखने को मिला। ठीक है, सो इफ वी टॉक अबाउट आर्टिस्ट ओरिजिन, सो इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम इम्प्रेशनिस्ट आर्ट मूवमेंट, जिसमें फोकस है लाइट कलर मोमेंट्री इफेक्ट पे। जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी है एक मर्ज्ड फाइल, उसमें आपको इम्प्रेशनिज्म पे आंसर आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मिला है, तो आप उसे मत पढ़िएगा। केवल कुछ कीवर्ड्स आपको देखने तो आप देख लीजिएगा। जो अभी मैंने आपको पीडीएफ भेजी है उसमें लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर है, तो आप उसको बेस बना के आंसर लिखेंगे। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइज ऑफ साइकोलॉजी, जो मैंने अभी बात करी, एंड इंटरेस्ट इन ह्यूमन कॉन्शियसनेस। सिगमंड फ्राइड की थ्योरी की पहले या विलियम जेम्स के पहले कोई भी व्यक्ति साइकोलॉजी के बारे में बात नहीं करता था। ठीक है, लेकिन उसके बाद ह्यूमन कॉन्शियसनेस के एक मेजर सेंटर थीम आपको देखने को मिलेगी। एंड इट डेवलप्ड एज अ रिएक्शन अगेंस्ट रियलिज्म ऑब्जेक्टिविटी। पहले ऑब्जेक्टिव अप्रोच था, अब क्या हो गया, सब्जेक्टिव अप्रोच। एंड ये एक की एलिमेंट आपको देखने को मिलता है मॉडर्निस्ट लिटरेचर में। तो पहला जो पॉइंट आपको याद रखना है वो है सब्जेक्टिविटी, मतलब किसी भी व्यक्ति के ऊपर उसका कोई भी मूवमेंट है उसका क्या असर है, या कोई घटना हो रही है उसका क्या असर है। तो रियलिटी यहाँ पे कैरेक्टर्स के माइंड से दिखाई गई है, कैरेक्टर के पर्सनल पर्सपेक्टिव के थ्रू दिखाई गई है। ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं, आपको पर्सनल इंप्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे वर्जीनिया वुल्फ में मिसेस डैलवे में हम देखते हैं रियलिटी, क्लैरिसा के थॉट और फीलिंग भी देखते हैं, एंड सेप्टिमस स्मिथ के भी थॉट एंड फीलिंग देखते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तो आपने वर्जीनिया वुल्फ के वर्क में देखा ही है, इसके अलावा जेम्स जॉयस में भी आपको देखने को मिलेगा। तो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ थॉट या अनब्रोकन फ्लो ऑफ थॉट, मेमोरी एंड फीलिंग्स, जिसमें आपको फ्लैशबैक की टेक्निक भी देखने को मिलेगी। द साउंड एंड द फ्यूरी भी आपको एक वर्क देखने को मिलेगा जिसमें नॉन लीनियर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। तो फ्रेगमेंटेड नैरेटिव की बात करेंगे तो द साउंड एंड द फ्यूरी का एग्जांपल होगा। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में आप वर्जीनिया वुल्फ के एंड जेम्स जॉयस के वर्क को ले सकते हैं, जहाँ पे कोई लॉजिकल और ग्रामेटिकल ऑर्डर नहीं है। तो टू द लाइट हाउस आपको दो नैरेटर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, अनरिलायबल नैरेटर थे, शिफ्टिंग मेंटल स्टेट ऑफ कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलता है। फ्रेगमेंटेड नैरेटिव में क्या होता है, स्टोरी एक लीनियर प्लॉट पे नहीं चलती, मतलब कि स्टोरी एक तरीके से नहीं चल रही है। आपको हो सकता है फ्यूचर दिखा दिया जाए या पास्ट दिखा दिया जाए, फिर प्रेजेंट दिखाया जाए, फिर फ्यूचर दिखाया जाए, और जो स्टोरी है वो एक सीक्वेंस में नहीं चलती, ब्रोकन और हम कह सकते हैं स्कैटर्ड फॉर्म में दिखेगी, कनेक्टिविटी नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन नहीं है। तो जोसेफ कॉनराड का हार्ट ऑफ डार्कनेस भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। उसके अलावा द साउंड एंड द फ्यूरी भी आप
विलियम फॉकनर का एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ओके, फोकस ऑन मोमेंटरीनेस, इसमें हम देखते हैं टेम्परेरी मूवमेंट, मूड और सेंसेशन के ऊपर फोकस किया जाता है और ये बताया जाता है कि छोटी छोटी मूवमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आप अगर रियलिज्म में देखें तो एक घटना को फोकस किया गया है, वहां पे मोमेंटरी एक्सपीरियंस की कोई बात नहीं होती है। मिसेस डैलोवे की अगर आप बात करें तो मिसेस डैलोवे की पूरी स्टोरी आपको एक सिंगल डे पे दिखती है और इसमें छोटे छोटे इमोशन या छोटी छोटी मेमोरी के ऊपर ही पूरी स्टोरी बनाई गई है या एक इम्पोर्टेंस दी जाती है। जैसे मैंने आपसे बात करी थी फ्लावर्स, जब वो फ्लावर्स को देखती हैं तो उन्हें अपना पास्ट याद आ जाता है। ठीक है, क्लॉक टावर यहाँ पे सिंबल है, शिफ्ट ऑफ टाइम को दिखा रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकल टाइम, साइकोलॉजिकल टाइम में आप क्लॉक टावर की बात करेंगे कि यहाँ पे जो टाइम है वो फ्लूइड है, फ्लीटिंग है, सब्जेक्टिव है, क्रोनोलॉजिकल नहीं है और पास्ट और प्रेजेंट मिक्स होते हैं फ्रीली। ठीक है, क्लॉक टावर की बात की गई है मिसेस डैलोवे में। उसके अलावा टू द लाइट हाउस में भी आप देखते हैं इसमें कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होता रहता है मेमोरी और प्रेजेंट रियलिटी के बीच। तो टू द लाइट हाउस आपने पढ़ा है क्या? आपने टू द लाइट हाउस पढ़ा है? बहुत अच्छा वर्क है अगर आपने पढ़ा है तो। ओके ओके, मैं इसकी थोड़ी सी आपको बस थीम बता दे रही हूँ। इसमें रैमसे फैमिली की बात होती है। ओके, सॉरी, रैमसे फैमिली की बात होती है और वो स्कॉटलैंड जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मल्टीपल आपको नरेशन देखने को मिलेगा, स्विचिंग देखने को मिलेगी। कभी कभी आपको मिसेस रैमसे की पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें दिखाई जाएंगी। ठीक है, और कभी कभी आपको एक ऑब्जेक्टिव नरेशन देखने को मिलेगा। तो ये आप थोड़ा सा स्टोरी पढ़ सकते हैं। और इस प्लॉट की अगर हम बात की जाए तो 3 पार्ट में है। पहला जो पार्ट है द विंडो है, दूसरा टाइम पासेस है एंड थर्ड है द लाइट हाउस। तो यहाँ पे मिस्टर एंड मिसेस रैमसे की स्टोरी है, उनके चिल्ड्रन की स्टोरी है। तो आप थोड़ा सा इसको देखिएगा, समरी वाइज अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। ओके, यूज ऑफ इमेजरी एंड सेंसरी इफेक्ट्स, तो लाइट, कलर, साउंड एंड एटमॉस्फियर, ये सब कहीं ना कहीं एक क्लियर डिस्क्रिप्शन देते तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा जो प्रोटोगोनिस्ट है, जो कैरेक्टर है, उसका एक मूड या एटमॉस्फियर भी हम देखते हैं क्रिएट होता है। प्लॉट का एटमॉस्फियर क्रिएट होता है या जो मूड है वो डेवलप होता है लाइट, कलर, साउंड से। तो हमने बात की थी इसमें ऑडिटरी, विजुअल, इमेजरी बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ मैंने एग्जांपल्स आपको दिए थे, जैसे कि गाड़ी का जो सायरन है वो सेप्टिमस स्मिथ को याद दिलाता है वर्ल्ड वॉर 2 की। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स। तो यहाँ पे डार्कनेस और फॉग आपको देखने को मिलेगा हार्ट ऑफ डार्कनेस में, जो कि मिस्ट्री और अनसर्टेनिटी को बिल्ड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ एक इमेजरी देखने को मिली, एटमॉस्फियर, साउंड, ये आपको देखने को मिला। एम्बिग्विटी एंड ओपन मीनिंग, जिसमें हम लास्ट में अगर हम टू द लाइट हाउस, सॉरी, मिसेस डैलोवे की ही बात करते हैं। मैं ज्यादा एग्जांपल आपको मिसेस डैलोवे का दे रही हूँ क्योंकि आप लोग ने पढ़ा है तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो आप देखते हैं लास्ट में हमें पता नहीं चलता कि होता क्या है। मिसेस डैलोवे पार्टी में आती हैं और जब उन्हें सेप्टिमस स्मिथ की डेथ का पता चलता है तो थोड़ी देर के लिए पार्टी से चली जाती है, लेकिन फिर वो वापस आती हैं। तो अब उसके बाद एक ओपन एंडिंग दे दी गई है, ये समझ में नहीं आता कि अब इसके बाद क्या होगा। ऐसा लगता है कि अभी भी टेक्स्ट खत्म नहीं हुई है। ठीक है, तो कोई भी मॉरल या फाइनल मीनिंग आपको नहीं देखने को मिलेगी। इसके अलावा हार्ट ऑफ डार्कनेस में जो कुर्स का कैरेक्टर है वो भी सिंबॉलिक और मीनिंग मिस्टीरियस ही रहता है, उसके बारे में कोई एक फाइनल कंक्लूजन आपको नहीं देखने को मिलेगा। लिमिटेड सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, तो यहाँ पे नरेशन हमें अक्सर एक कैरेक्टर की परसेप्शन पे रेस्ट्रिक्टेड दिखता है या कई बार आपको मल्टीपल नरेशन भी देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मीनिंग आपको एक ही देखने को मिले। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी की जब बात होगी, रियलिस्टिक अप्रोच की बात होगी, तो वहां पे आपको केवल एक ही मीनिंग देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर का परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार अनरिलायबल या पार्शियल आपको जो पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलता है। जैसे अगर हम हार्ट ऑफ डार्कनेस की बात करें तो उसमें मार्लो जो कि नरेटर हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को बताते हैं।
ट्रेडिशनल प्लॉट का रिजेक्शन है, तो यहाँ पे इनर एक्सपीरियंस पे फोकस किया जा रहा है, और जो ट्रेडिशनल प्लॉट है उसमें ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पे फोकस किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लॉट आपको कई बार हो सकता है अनक्लियर एम्बिगुअस दिखे, जैसे मिसेस डेलवे में ही हम देखते हैं कि उसमें आप देखते हैं एक्सटर्नल एक्शन कम है, बट मिसेस डेलवे क्या सोच रही हैं या सेप्टिमस स्मिथ क्या सोच रहे हैं, उनकी लाइफ की साइकी जो है वो दिखाई जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, जिसमें आप वर्जीनिया वुल्फ और जोसेफ कॉनराड दो एग्जांपल आप दे सकते हैं। अगर जेम्स जॉयस आपने पढ़ा है तो वो एग्जांपल आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज इंप्रेशनिज्म इन लिटरेचर, और इसके मेन फीचर्स एग्जांपल्स के साथ। इसको हमने कल पढ़ा था, एक बार हम कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। तो की पॉइंट्स है यहाँ पे कैप्चरिंग this movement focuses on capturing momentary impression, subjective experience and inner consciousness rather than objective reality. ये आपको क्लियर हो गया होगा। It was inspired by impressionist painting, and the writers also aim to depict how reality is perceived. रियलिटी को कैसे परसीव किया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है, हाउ इट एक्चुअली इज ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रियलिज्म में है। ठीक है, आपको बाकी मूवमेंट से भी कनेक्ट करना है। चीफ कैरेक्टरिस्टिक आप देखें तो पहली कैरेक्टरिस्टिक हमने बात की सब्जेक्टिविटी, इसमें कैरेक्टर का परसेप्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव नरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। सो यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ मिसेस डैलवे वेयर वी कैन सी द शिफ्टिंग थॉट्स ऑफ क्लैरिसा, जो कि नैरेटिव को पर्सनल दिखाते हैं। यहाँ पे क्लैरिसा को मीनिंगलेसनेस फील होती है अपनी लाइफ में, लास्ट में वो लाइफ के बारे में सोचती हैं जब वो सेप्टिमस स्मिथ की डेथ का सुनती हैं। ठीक है, तो कई बार हमें उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें दिखाई गई हैं, लाइफ मीनिंगफुल है या नहीं, लाइफ की वैल्यू क्या है। सेप्टिमस स्मिथ की डेथ हो जाती है, उसमें भी हमें उनका परसेप्शन देखने को मिला। दूसरा है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, जहां पे विदाउट लॉजिकल स्ट्रक्चर आपको फ्लो ऑफ थॉट्स देखने को मिलेगा। एंड ह्यूमन माइंड भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, हम लोग कभी कुछ सोच रहे होते हैं, एक ही पल में कुछ और सोचने लगते हैं, तो फ्रेगमेंटेड नरेशन आपको देखने को मिलता है मिसेस डैलवे में, सेम एज आपको हार्ट ऑफ डार्कनेस में मार्लो के थ्रू आपको फ्रेगमेंटेड नरेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे परसेप्शन पे ज्यादा फोकस किया जाता है, फैक्चुअल डेटा पे नहीं। टाइम की बात करें तो टाइम यहाँ पे फ्लूइड है। टाइम फ्लूइड मतलब कि एक आपको फ्लीटिंग टाइम देखने को मिलेगा, क्रोनोलॉजिकल टाइम नहीं फॉलो किया जा रहा है, साइकोलॉजिकल टाइम यहाँ पे दिखाया जाता है। ओके, पास्ट एंड प्रेजेंट बोथ मर्ज इन द कैरेक्टर माइंड, एंड देयर इज ऑलवेज अ फोकस ऑन सेंसरी इंप्रेशन। सेंसरी इंप्रेशन में लाइट, कलर एंड एटमॉस्फेयर, जो कि इंप्रेशनिस्ट आर्ट में भी आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज एम्बिग्विटी एंड लैक ऑफ क्लियर रेजोल्यूशन। लास्ट में आपको एंड जो है कंक्लूजन वो क्लियर नहीं दिखता, अभी भी लगता है कि कुछ बाकी रह गया है, और कई बार रीडर्स के ऊपर एंडिंग छोड़ दी जाती है, कंक्लूजन छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो राइटर कई बार एक प्रॉपर कंक्लूजन नहीं देते हैं, रीडर के ऊपर छोड़ दिया जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस तरह आपको अगर ओवरऑल इंप्रेशनिज्म की बात करें तो आपको एक्सटर्नल रियलिटी से फोकस होता दिखता है इंटरनल परसेप्शन पे, एक कैरेक्टर क्या सोच रहा है, कैरेक्टर का फ्लो ऑफ थॉट क्या चल रहा है, और लाइफ एज अ सीरीज ऑफ फ्लीटिंग इंप्रेशंस दिखाया जाता है रेदर देन फिक्स्ड ट्रूथ। तो ये बताइए आपको क्या अब समझ में आया इंप्रेशनिज्म का कुछ की एलिमेंट्स या फीचर्स? यस या नो प्लीज बताइए। अब हम राइटर की पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, और भी क्वेश्चन है उसे आप लोग खुद पढ़िएगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप लिख पाए। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम्पल्स में जब भी लिखना हो तो वर्जीनिया वुल्फ के आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, क्योंकि वर्जीनिया वुल्फ एंड जेम्स जॉयस दोनों काफी इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जिन्होंने मॉडर्निज्म या मॉडर्निस्ट टेक्निक का यूज किया अपने वर्क्स में। एंड इफ वी टॉक अबाउट हर वर्क, तो इनके वर्क इनर लाइफ पे, फ्लीटिंग थॉट्स पे एंड सब्जेक्टिव रियलिटी पे फोकस करते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल मिसेस डेलवे की हम बात करें, यहाँ पे अ सिंगल डे की स्टोरी दिखाई गई है इन द लाइफ ऑफ क्लैरिसा डेलवे, बट द नैरेटिव इज नॉट पुअर, इट इज रिच विद मेमोरीज, इमोशंस एंड रिफ्लेक्शंस। तो आपने देखा होगा क्लैरिसा बार बार फ्लैशबैक में जाती हैं, मेमोरी पे ही बेस्ड बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं, उन्हें अपना पास्ट याद आता है। अगर आप लोग ने ये वर्क अच्छे से पढ़ा होगा मिसेस डेलवे, तो आप लोग बहुत इजीली कनेक्ट कर सकते हैं।
अगर आप लोग ने मिसेस डेलवे पढ़ा नहीं है या सिर्फ सरफेस लेवल पे पढ़ा है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी समझने में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी कोई लीनियर प्लॉट नहीं दिखता। लीनियर प्लॉट क्यों नहीं दिखता? क्योंकि आप देखते हैं कि शुरुआत में दिखाई जा रही है कि वो पार्टी की तैयारी कर रही हैं, फिर वो फ्लोरिस्ट के पास जाती हैं, फूल लेती हैं, उसके बाद ऑन द वे शी स्टार्टेड रिकॉलिंग हर पास्ट मेमोरीज, ओके, विद हर लवर, व्हाई शी रिजेक्टेड हिज प्रपोजल, फिर उन्होंने शादी क्यों की, ठीक है, एक बड़ी फैमिली पे क्यों शादी करी, फिर वो अपनी डॉटर के बारे में भी सोचती हैं। देन हम देखते हैं नरेशन शिफ्ट होता है और उनके लवर उनके घर ही चले गए थे, राइट, रास्ते में मिलते हैं। तो अब क्या देखते हैं कि कई बार आप देखेंगे कि जो नरेशन है वो शिफ्ट होता रहता है, कभी पास्ट की बात होती है, कभी प्रेजेंट की बात होती है, तो कोई लीनियर प्लॉट हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। एंड मूवमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस को भी ये कैप्चर करता है। सो टाइम इज साइकोलॉजिकल इन द नॉवेल्स ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, क्योंकि पास्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूसली मिक्स होता रहता है, ठीक है। टू द लाइट हाउस, इसमें भी आपको शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा, डिफरेंट कैरेक्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से सेम ही घटना का अलग अलग कैरेक्टर के ऊपर क्या इंप्रेशन है ये दिखाया जाता है टू द लाइट हाउस में। एंड इन दिस वे वी कैन से दैट रियलिटी इज फ्रेगमेंटेड, कोई फिक्स्ड रियलिटी नहीं है, रियलिटी अकॉर्डिंग टू पर्सन फ्रेगमेंटेड है, ट्रुथ भी जो है वो रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब कि हर किसी व्यक्ति का ट्रुथ जो है वो अलग है। मैंने भी आपको बताया इसमें कई सारे सेक्शन हैं, तो टाइम पासेस जो सेक्शन है वो हाईलाइट करता है हाउ टाइम फ्लोज इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन कंट्रोल, कि जो टाइम है वो ह्यूमन कंट्रोल से बाहर ही रहता है। मतलब कि आप जब भी कभी बैठ के कोई बात सोच रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि आप अभी इसी मोमेंट की ही बात सोचें, आप कुछ ऐसी चीजें सोच सकते हैं जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो, जो कि इंप्रेशनिस्ट आइडिया को रीइंफोर्स करता है। We can see the use of symbolism and imagery in the works of Virginia Woolf, and especially light और water का काफी ज्यादा यूज किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप इम्प्रेशनिस्ट टेक्निक में देखें तो कलर, वाइब्रेंट कलर्स का काफी आपको यूज दिखाया जाएगा, मूड, और उसके अलावा कुछ ऑब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो लाइट एंड वाटर बोथ आर यूज टू क्रिएट मूड रादर देन क्लियर मीनिंग। यहाँ पे हर व्यक्ति के अगर आप देखें एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड उसकी कुछ मेमोरी है जो कि दिखाई जाती है। तो इस तरह हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमको डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन का यूज नहीं दिखेगा, कहीं ना कहीं जो रीडर है वो कैरेक्टर के मेंटल प्रोसेस को एक्सपीरियंस करता है। मतलब कि यहाँ पे रीडर कैरेक्टर की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करता है। तो सबसे बड़ी बात जो आपको समझनी है वो है कि वर्जीनिया वुल्फ के वर्क में या जेम्स जॉयस के वर्क में या हम जोसेफ कॉनराड की भी वर्क देखें, इसमें साइकोलॉजी बहुत दिखाई गई, इंटरनल साइकोलॉजी या इनर कॉन्शियसनेस को फोकस किया जाता है, ओके। और यहाँ पे डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन या डायरेक्ट मीनिंग, फाइनल मीनिंग आपको नहीं देखने को मिलेगी। So in the works of Virginia Woolf, Impressionism is exemplified through the focus on consciousness, fluid time, subjective reality. ठीक है, ये आपको समझना है। क्या आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए? कैसे आप एग्जाम्पल्स, क्या क्या एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं? कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि इम्प्रेशनिज्म इन द वर्क्स ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे ऐड किया गया है कि आप कुछ पॉइंट्स यहाँ से आंसर में ऐड कर सकते हैं। तो आपको ये क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं इम्प्रेशनिज्म इन जोसेफ कॉनराड। तो कुछ हम इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ की पॉइंट्स बस देखते हैं ताकि आप आंसर में ऐड कर सकें। सो इफ वी टॉक अबाउट जोसेफ कॉनराड तो आपको अनसर्टेनिटी, एम्बिग्विटी और सब्जेक्टिव परसेप्शन देखने को मिलेगा, जो कि इम्प्रेशनिज्म का एक मेजर की फीचर्स है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल में हार्ट ऑफ डार्कनेस वर्क को इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप में से काफी लोगों ने शायद पढ़ा हो, जिन्होंने नेट की तैयारी की है, और जिन्होंने नेट की तैयारी नहीं की है तो हार्ट ऑफ डार्कनेस अगर एमए में सिलेबस में था तो ही आपने पढ़ा होगा, अदरवाइज नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जब चिन्वा एचेबे का वर्क पढ़ा है थिंग्स फॉल अपार्ट, तो वहां पे आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि चिन्वा एचेबे को हार्ट ऑफ डार्कनेस में जो अफ्रीकन का जो पोर्ट्रेयल है वो समझ नहीं आया था, ठीक है। यहाँ पे जो नरेशन है वो समझ नहीं आया था। तो यहाँ पे जो स्टोरी है वो अफ्रीका की है, यहाँ पे स्लेव नरेशन भी दिखाया गया है, और मार्लो इज अ नरेटर ऑफ द स्टोरी। लेकिन यहाँ पे जो स्टोरी है वो मार्लो ने जो चीज देखी वो ही डायरेक्टली नहीं बताई गई है, ठीक है। डायरेक्टली मार्लो ने क्या देखा वो ही सिर्फ नहीं बताई गई है,
बल्कि मार्लो ने किसके थ्रू क्या समझा वो भी चीज दिखाई गई है। तो यहाँ पे जो आपको नरेशन मिलता है वो अनरिलायबल मिलता है, क्योंकि यहाँ पे स्टोरी इज नॉट प्रेजेंटेड थ्रू मार्लोज इम्प्रेशन। ओके, और कई बार जो आपको नरेशन मिला वो ऑब्जेक्टिव ना होके सब्जेक्टिव भी मिलता है, मल्टी लेयर्ड मिलता है, ठीक है, मल्टी लेयर्ड भी मिलता है एंड सब्जेक्टिव नरेशन में मिलता है, जिसकी वजह से आपने ये देखा कि यहाँ पे इम्प्रेशनिज्म का एक पॉइंट जो है कि जो रियलिटी है वो परसेप्शन पे बेस्ड है, कोई ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं है। तो ये पॉइंट आपको जोसेफ कॉनराड के वर्क में देखने को मिलेगा। लैंग्वेज इज नॉट clearly giving the final meaning, it is symbolic, it is creating mood and atmosphere। तो जो स्टोरी है, ये जो बैकग्राउंड स्टोरी का उसका एटमॉस्फेयर, उसका मूड क्रिएट होता है। यहाँ पे आपको कोई भी एक प्रिसाइज डिटेल देखने को नहीं मिलती है। तो कुछ आपने कीवर्ड्स यहाँ पे पढ़े थे, कुछ सिंबल्स पढ़े थे, डार्कनेस, फॉग एंड शैडोज, ये कुछ इमेजरी यहाँ पे इंक्लूड की गई है ताकि वो एम्बिग्विटी और कंफ्यूजन को दिखा सके। लैक ऑफ क्लियर मीनिंग और रेजोल्यूशन, तो यहाँ पे लास्ट में कोर्स का फाइनल स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कोर्स का कैरेक्टर है वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हमेशा ऑप्रेसिव भी दिखाया गया है, ठीक है, ये बहुत मिस्टीरियस कैरेक्टर दिखाया गया है, लेकिन लास्ट तक आते आते जोसेफ कॉनराड ने इसका पोर्ट्रियल थोड़ा सा पॉजिटिव भी दिखाया है। तो समझ नहीं आता है कि ये कैरेक्टर कैसा है, मिस्टीरियस ही दिखता है, इसलिए रीडर को यहाँ पे सोचना पड़ता है कि उन्होंने क्या समझा है। तो जोसेफ कॉनराड कभी भी डेफिनेट आंसर नहीं देते हैं, एक एम्बिग्यूअस आपको डिटेल देखने को मिलेगी जो कि इंप्रेशनिस्ट टेक्निक की एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पे आपको जोसेफ कॉनराड के वर्क में परसेप्शन, नैरेटिव कॉम्प्लेक्सिटी या मल्टी लेयर नरेशन आपको देखने को मिलेगा, एम्बिग्विटी देखने को मिलेगी, रियलिटी अनसर्टेन होती है एंड द टेक्स्ट इज ओपन फॉर मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, कोई फाइनल एंडिंग नहीं होगी, सब्जेक्टिव रियलिटी पे फोकस पूरी मीनिंग होगी। सो आई होप आपको ये क्लियर है। ओके, अब यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स और देखते हैं कि इंप्रेशनिज्म जो है वो किन पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट करता है। तो इंप्रेशनिज्म ऑब्जेक्टिविटी को रिजेक्ट करता है, इट फोकसेस ऑन सब्जेक्टिव परसेप्शन। जैसे चार्ल्स डिकेंस की वर्क देखें हम, हार्ड टाइम्स की अगर हम देखें तो आपने यहाँ पे देखा कि हार्ड टाइम्स में पूरी एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैसी होती है, या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ा, ये दिखाया गया है। ओके, ये आपको समझ में आता है। इसके अलावा अगर आप इन्हीं को कंट्रास्ट करें वर्जीनिया वुल्फ के वर्क से, तो यहाँ पे आपको कोई एक प्रॉपर बैकग्राउंड नहीं देखने को मिला, या आपको प्रॉपर एक फाइनल ऑब्जेक्टिव मीनिंग नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। थीम आपको साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से समझनी पड़ती है कि कैसे कैरेक्टर्स है और वो क्या बता रहे हैं, उन्होंने किस रियलिटी को कैसे एक्सपीरियंस किया है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड का किसके ऊपर क्या असर पड़ा, ठीक है। तो ये एक कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आप रियलिज्म से कोरिलेट कर सकते हैं, और राइटर फीलिंग्स और इम्प्रेशन को एक्सप्लेन करते हैं या डिपिक्ट करते हैं बजाय कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी के। तो नैरेटिव टेक्निक ये मैंने ऑलरेडी कई बार आपको बताई कि रियलिस्टिक प्लॉट में, या जैसे आप चार्ल्स डिकेंस का एक एग्जांपल ले लीजिए, तो आपको चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल में ही एक लीनियर प्लॉट देखने को मिलेगा, या आप कोई भी राइटर देख लीजिए, बट यहाँ पे आपको एक नॉन लीनियर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, फ्रैगमेंटेड स्ट्रक्चर और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, ठीक है। इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बाकी यही सारे पॉइंट्स हैं जो बार बार रिलेट किए जाएंगे, बार बार रिपीट किए जाएंगे। और ह्यूमन थॉट की कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे दिखाई जाती है, स्कैटर्ड थॉट्स दिखाए जाएंगे, और मोमेंट्री एक्सपीरियंस या मोमेंट्री जो हैप्पीनेस है, मोमेंट्री फीलिंग टाइम, इस सब पे फोकस किया जाता है। सिंबलिज्म इमेजरी का यूज है, ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग का रिजेक्शन होगा, लैंग्वेज और फॉर्म्स के साथ एक्सपेरिमेंटेशन देखने को मिलेगा जो आपको मॉडर्न एज में काफी ज्यादा देखने को मिलता है। ओके, क्या आपको पॉइंट समझ में आए हैं इंप्रेशनिज्म के? अभी भी क्या आपको कोई डाउट है, बताइए।
हाँ, एक्सप्रेशनिज्म अभी हम डिस्कस करेंगे, तो फिर हम उसके बाद आपको डिफरेंस बताएंगे, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं एक्सप्रेशनिज्म। ओके, तो एक्सप्रेशनिज्म क्या है? देखिए, इम्प्रेशनिज्म में आपने साइकी को देखा, मतलब किसी व्यक्ति को क्या लग रहा है, यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन आपको देखने को नहीं मिला। अगर आपने मार्क ऑन द वॉल, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, तो कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है, किसी व्यक्ति के माइंड में क्या चल रहा है, ठीक है, थिंकिंग जो है, या किसने क्या समझा, अंडरस्टैंडिंग, ये आपको इम्प्रेशनिस्ट वर्क में देखने को मिलेगा। लेकिन एक्सप्रेशनिज्म में आपको क्या देखने को मिलेगा? एक्सप्रेशन। ये भी सब्जेक्टिव ही होता है, ऐसा नहीं है कि सब्जेक्टिव नहीं होता है, सब्जेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ पे चीजों को कैसे समझा गया और सामने वाले व्यक्ति ने क्या रिएक्ट किया, ये आपको थोड़ा सा देखने को मिलता है। ओके, दूसरी चीज यहाँ पे अगर सेटिंग्स की बात करें, तो एक्सप्रेशनिस्ट जो वर्क है उसमें जो सेटिंग्स हैं वो किसी भी कैरेक्टर के जो माइंड की साइकी है उसको रेफ्लेक्ट करती है। आपको इम्प्रेशनिज्म या इम्प्रेशनिस्ट वर्क्स में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। आपने यहाँ पे जैसे देखा, शिप का डेक जो था वो भी सिंबॉलिक था, ठीक है। या अगर हम केज की बात करें, लास्ट में हमने केज देखा जिसमें एक गोरिल्ला होता है और यांक उससे खुद को कोरिलेट करता है, तो वो भी एक सिंबॉलिक ही था, ठीक है। देखते हैं एक्सप्रेशनिज्म क्या है। सो इट इज अ लिटरेरी मूवमेंट जो कि अर्ली 20th सेंचुरी में स्टार्ट होता है, और स्पेशली जर्मनी में स्टार्ट होता है अगेंस्ट रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म में क्या होता है कि जो भी चीजें हैं वो ड्यू टू फेट है, ड्यू टू नेचर, ड्यू टू चांस है। रियलिज्म में जो भी रियलिटी है एज इट इज दिखाई जाती है। ऑब्जेक्टिव रियलिटी भी फोकस नहीं करता है। एक्सप्रेशनिज्म फोकस करता है इनर इमोशंस पे। अब देखिए, इनर इमोशंस पे या इनर साइकी पे आपने बात करी इम्प्रेशनिज्म में, तो इम्प्रेशनिज्म में आपने ये देखा कि किसी ने उस चीज को क्या समझा, या कोई कोई किसी भी पार्टिकुलर मोमेंट को कैसे एक्सपीरियंस कर रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो उसे क्या चीजें याद आ रही हैं। बट यहाँ पे एक्सप्रेशनिज्म में आपको किसी का टर्मोइल देखने को मिलेगा थ्रू डिफरेंट एक्शंस ऑल्सो, ठीक है। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा एक्सप्रेशनिज्म में, और आपने इंप्रेशनिज्म में क्या देखा? सब्जेक्टिव रियलिटी। थोड़ा सा अंतर है दोनों में, देखिएगा। एंड ये जो मोमेंट है ये एक्सप्रेस करता है इनर ट्रूथ रेदर देन द आउटर ट्रूथ। यहाँ पे एक्सप्रेशन होगा, इंप्रेशनिज्म में समझना होगा कि किसी ने कैसे परसीव किया है, किसी ने कैसे समझा है। तो इस मूवमेंट की अगर हम बात करें, सो इट इज कोरिलेटेड विद द, इट इज एसोसिएटेड विद द पोस्ट वर्ल्ड वॉर एरा। जो कल्चरल क्राइसिस था, जो इकोनॉमिकल क्राइसिस था, साइकोलॉजिकल क्राइसिस, साइकोलॉजिकल जो शिफ्ट आपको देखने को मिला, वो आपने एक्सप्रेशनिस्ट वर्क में देखा। यहाँ पे राइटर्स एलिनेट महसूस कर रहे थे मैकेनाइज्ड एंड मेटलिस्टिक सोसाइटी में, और जो कैरेक्टर्स हैं या जो लोग हैं वो भी अपने आप को इस दुनिया का हिस्सा नहीं मान पा रहे थे, क्योंकि उन्हें आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा था। ओके, तो अगर आप देखें तो एक्सप्रेशनिस्ट राइटर हमेशा एक डिस्टॉर्टेड रियलिटी प्रेजेंट करते हैं ताकि वो इमोशनल एंड स्पिरिचुअल ट्रुथ को एक्सप्रेस कर सकें। मतलब कि कोई भी व्यक्ति अगर हाई क्लास के बीच अपने आप को एक हिस्सा नहीं मान पा रहा है, या उसे अपनी पहचान ही नहीं मिल रही है, तो वो किस कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहा है, इसको आप एक्सप्रेशनिस्ट वर्क में देखते हैं। तो इम्प्रेशनिज्म के जैसे आपको एक्सप्रेशनिज्म में भी सब्जेक्टिव अप्रोच देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको कोई व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा है उसका डिफरेंट एक्सप्रेशन मिलेगा थ्रू डिफरेंट यूज ऑफ सिंबल्स। और कई बार यहाँ पे चीजों को एग्जैजरेटेड फॉर्म में दिखाया जाता है, ठीक है। तो रिलीजन की अगर हम बात करें तो ये दिखाता है लाइफ एट एज इट इज। एक्सप्रेशनिज्म ये दिखाता है लाइफ एज इट इज फेल्ट, जैसा किसी को महसूस हो रहा है। इम्प्रेशनिज्म में हमने क्या बात करी थी? जैसा कोई परसीव कर रहा है,
कोई देख रहा है, ये इम्प्रेशनिज्म में था। बट यहाँ पे कोई कैसा देख रहा है ये बात नहीं है, कोई कैसा महसूस कर रहा है ये बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। एक्सटर्नल वर्ड इज ऑफन एग्जैजरेटेड और डिस्टॉर्टेड टू रिफ्लेक्ट इनर एंजाइटी, फियर और डिस्पेयर। तो यहाँ पे ये आपको कुछ कीवर्ड्स याद रखना है, एंजाइटी, फियर, डिस्पेयर आफ्टर पोस्ट वर्ल्ड वॉर, ये चीजें दिखाई जाती हैं। और स्पेशली फ्रांज कैप्का के वर्क जिसमें मेटामॉर्फोसिस है, आपको एक कैरेक्टर दिखता है ग्रेगर सैम्सा। ग्रेगर सैम्सा ये जो कैरेक्टर है ये इंसेक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इंसेक्ट में कन्वर्ट होना इस मतलब क्या है, मीनिंगलेसनेस दिखा रहा है लाइफ की, लाइफ की मीनिंगलेसनेस दिखा रहा है कि उनकी लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं है, वो एग्जिस्टेंस, उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो आइडेंटिटी क्राइसिस को महसूस कर रहे हैं। तो आइडेंटिटी क्राइसिस को या एलिनेशन को इस इंसेक्ट के सिंबल के माध्यम से दिखाया गया है, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद रखना है। एक कीड़े की हैसियत क्या होती है, एक इंसेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या होती है, आप ही बताइए। कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। तो अगर एक इंसान जो अपने घर में अपने वजूद के लिए लड़ रहा हो और वो रातों रात एक कीड़े में तब्दील हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे यही दिखाया गया कि वो व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा है। अगर आप इम्प्रेशनिस्ट वर्क में देखें तो इम्प्रेशनिस्ट वर्क में आपको सिर्फ वो व्यक्ति कैसा महसूस कर रहा है ये बस बताया जाएगा, लेकिन एक्सप्रेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए एक्सप्रेशनिज्म में। तो कुछ आप एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे तो आपको और समझ में आएगा। यहाँ पे सिंबलिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन दिखाया जाता है। इंप्रेशनिज्म में आपको सिंबलिज्म और इमेजरी का यूज दिखाया गया था कि कोई भी व्यक्ति किसी चीज को देख रहा है या किसी भी मूवमेंट को एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसे क्या महसूस हो रहा है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट सिंबलिज्म दिखाए जाते हैं जो व्यक्ति का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है उसे प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। एक्सप्रेशनिज्म में अभी आपको डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि सिंबॉलिक कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, सिंबॉलिक सिचुएशंस देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो कैरेक्टर्स है वो एक आइडिया, एक इमोशंस और सोशल कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यांग में भी आपने देखा वो पोस्ट वर्ल्ड वॉर जो लेबर क्लास है उसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आइसोलेशन, आइडेंटिटी क्राइसिस और एलिनेशन, ये तीनों थीम आपको मेजर दिखेगी एक्सप्रेशनिज्म में। और एक इंडिविजुअल, कोई भी जो कैरेक्टर है वो कंटिन्यूअसली स्ट्रगल कर रहा है ऑप्रेसिव सोशल सिस्टम से या इनर कॉन्फ्लिक्ट से। तो यहाँ पे आपने यांग वाले कैरेक्टर में क्या देखा था, यहाँ पे आपने क्या देखा था, तो देखिए यांग इज फाइटिंग विद द स्टील जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री, उनसे लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपने क्या देखा, एक बड़ी फाइट हो रही है, एक बड़ा स्ट्रगल हो रहा है कि एक लेबर क्लास का व्यक्ति बड़े सिस्टम से लड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। कुछ प्लेज हैं जॉर्ज गेजर एंड अर्नस्ट टॉलर का, तो इन्होंने, इनका आपने नाम नहीं सुना होगा, इन्होंने भी ऐसे कैरेक्टर्स को दिखाया है जो कि इस डीह्यूमनाइजिंग वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल क्लास में खुद को ट्रैप महसूस कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं सरलिज्म में। एक्चुअली सरलिज्म में आपको ड्रीम लाइक रियलिटी देखने को मिलती है, ठीक है। सरलिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ह्यूमन साइकी की बात होगी, ह्यूमन कॉन्शियसनेस की बात होगी। तो यहाँ पे हम सरलिज्म का एग्जांपल नहीं ऐड कर सकते हैं, हालांकि ये आपको लग जरूर सकता है कि ये बिल्कुल रियलिटी से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे एग्जिस्टेंस को ही फोकस करके दिखाया गया है कि इंसेक्ट की जैसे ग्रेगर सैम्सा को अपनी लाइफ में महसूस हो रहा था और अगले दिन वो उस इंसेक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो जिस इंटरनल स्ट्रगल से वो डील कर रहे हैं उसे इंसेक्ट के माध्यम से दिखाया गया है। तो यहाँ पे आप सरलिस्ट अप्रोच नहीं अप्लाई कर सकते हैं, आपको एग्जिस्टेंशियल और एक्सप्रेशनिज्म दोनों का अप्लाई करना होगा, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशनिज्म में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक्सपेरिमेंटल स्टाइल और लैंग्वेज। तो ये आपको इंप्रेशनिज्म में भी देखने को मिला। फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ट्रेडिशनल नैरेटिव फॉर्म से थोड़ा एक अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक यहाँ भी यूज होगी, और जो डायलॉग्स होंगे वो आपस में कई बार कनेक्टेड नहीं होंगे, जो कि ह्यूमन की एक
केओटिक कंडीशन को दिखाएगा। तो ये आपको इंप्रेशनिज्म में भी देखने को मिला। ठीक है, कभी कभी जो एक्सप्रेशनिस्ट लिटरेचर है उसकी जो टोन है वो हाईली इमोशनल होती है, जो कि मॉडर्न एज के इनर फियर्स और एंजाइटी को रिफ्लेक्ट करती है। तो फ्रांस काफ्का के कोटेशन है, अ बुक मस्ट बी द एक्स फॉर द फ्रोजन सीज विद इन अस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। इनका कहना था कि हमें एक ऐसे लिटरेचर को लिखना चाहिए जो हमारे अंदर का जो एक स्ट्रगल है जिसे हम महसूस कर रहे हैं और वो लगभग फ्रोजन सी जैसा हो चुका है। फ्रोजन सी मतलब कि आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, और जो आपके बहुत सारे इमोशंस है वो एक जगह कलेक्ट हो चुके हैं। तो इनका कहना है कि ये जो बहुत सारे हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिन्हें एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा, तो उसके लिए लिटरेचर एक तरीका होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। So if we talk about expressionism, so it is a powerful movement जो कि inner reality को prioritize करता है, external truth को नहीं। और आपको यहाँ पे डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा, सिंबलिज्म, इमोशनल इंटेंसिटी देखने को मिलेगी। इसके मॉडर्न सोसाइटी का एक प्रोफाउंड क्रिटिक ऐसी टेक्स्ट रेफर करती हैं, एंड इट ऑल्सो एक्सप्लोर्स द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे आप देखिए मॉडर्न एज का या पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की बहुत सारी आपको टेक्स्ट देखने को मिलेगी जिसमें पीपल वर एक्चुअली फाइटिंग अ लॉट फॉर देयर एग्जिस्टेंस, फॉर देयर लाइवलीहुड, and they were fighting with the high class society and they were feeling insignificant in their lives. तो यहाँ पे ऐसी लाइफ को या ऐसी जो भी स्ट्रगल है उससे आपको एक्सप्रेशनिस्ट टेक्स्ट दिखाते हैं। तो अब थोड़ा सा हम हेरी एप को पढ़ते हैं तो आपको समझ में और ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, and the Hairy Ape is one of the most important text by Eugene O'Neill, and as well as if we talk about expressionism, so it is also a kind of a great example in this movement. So this play moves away from realism and it presents the inner psychological condition of the protagonist. जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सप्रेशनिज्म में आपको साइकोलॉजिकल कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं देखने को मिलेगी। कैरेक्टर्स आपको सिंबॉलिक मिलेंगे, सेटिंग्स आपको सिंबॉलिक मिलेगी और एपिसोडिक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो द हेरी एप का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, ये 8 एपिसोड्स में होता है। ठीक है, और इस प्ले में आपको इनर ट्रूथ देखने को मिलेगा जो कि एक्सप्रेशनिस्ट लिटरेचर का एम ही होता है। पहला अगर आप इसका की पॉइंट देखें वो है डिस्टॉर्शन ऑफ रियलिटी। तो यहाँ पे जो सेटिंग्स है चाहे शिप की हो या बाद में भी जब ये जाते हैं एक केज में, ये सारी जो भी सेटिंग्स है ये यांग के माइंड की मेंटल कंडीशन दिखाई गई है। वो कैसा महसूस कर रहे हैं वो दिखाया गया। जैसे शुरू में वो क्या महसूस करते हैं कि वो ऐसा महसूस करते हैं कि पूरी दुनिया उन्हीं से चल रही है। ठीक है, शुरू में दिखाया जाता है स्टील केस, यहाँ पे दिखाया जाता है शिप को स्टील केस यहाँ पे रेफर किया गया है। और स्टील केस एक ऐसा वर्ड है जो कि दिखाया जा रहा है कि जितने भी लेबर्स हैं वो इस स्टील में फंस चुके हैं या यहाँ पे उन्हें एक ह्यूमन की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू में आपको देखने को मिलेगा स्टॉक होल ऑफ शिप, जहां पे वर्कर्स की कंडीशन को दिखाया गया मशीन जैसे कंडीशन। जैसे एक और सीन भी है कि यांग को ऐसा फील होता है कि जब वो शिप में फ्यूल डाल रहे हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो फ्यूल है ये जो डाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है कि ये शिप उन्हीं की स्ट्रेंथ से ही चल रही है। ठीक है, जो फ्यूल है वो यांग की एनर्जी को दिखा रहा है, उनके इंथुजियाज्म को दिखा रहा है। तो ये भी आपको अगर सीन पढ़ते हैं या देखते हैं या सेटिंग्स आप देखते हैं तो ये भी सिंबॉलिक ही है। लेटर ऑन जब वर्कर्स लोग बात करते हैं आपस में तब उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो इस शिप में एकदम फंस चुके हैं। इस स्टील कंपनी की भी जो बात हो तो स्टील कंपनी जो है वो मैकेनाइज्ड ह्यूमन कंडीशन को दिखा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं यांग की इनर फीलिंग, इंट्रैपमेंट की फीलिंग एज वेल एज हिज लॉस ऑफ आइडेंटिटी इन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। तो स्टील इंडस्ट्रियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रही है।
हाई क्लास को दिखाया जा रहा है। एलिनेशन और आइडेंटिटी क्राइसिस, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम आपको देखने को मिलेगी। एलिनेशन और आइडेंटिटी क्राइसिस आपने इम्प्रेशनिज्म में नहीं देखी है। यहाँ पे कोई व्यक्ति किन चीजों से गो थ्रू कर रहा है, या मेमोरी की आपको थीम देखने को मिलेगी, टाइम आपको देखने को मिलेगा इम्प्रेशनिज्म में, ठीक है। तो यांग इनिशियली क्या बिलीव करता है, दैट ही बिलोंग्स बिकॉज ऑफ हिज फिजिकल स्ट्रेंथ एंड रोल इन पावरिंग शिप। जैसा भी मैंने आपको बताया, उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और कहीं ना कहीं शिप को पावर करने में उनका बड़ा अहम रोल है। बट जब मिल्ड्रेड आती है, वेल्दी गर्ल, और उन्हें फिल्दी बीस्ट बोलती है, तो उनका पूरा आइडेंटिटी जो है वो शैटर हो जाता है, उनकी पूरी आइडेंटिटी शैटर हो जाती है, राइट। मतलब जिस वजूद पे उनको इतना घमंड था, वो पूरा घमंड या पूरा प्राइड टूट जाता है। एंड अब वो एक ऐसी जर्नी शुरू कर देते हैं जहां पे एटलीस्ट उन्हें ऐसा महसूस हो कि वो इस क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। बट वो हर जगह फेल हो जाते हैं, चाहे वो अपर क्लास के बीच की बात हो, वो फेल हो जाते, वो एक लेबर मूवमेंट का हिस्सा बनते हैं, लेकिन वहां पे भी उन्हें निकाल दिया जाता है। और लास्ट में इवन वो नेचर में जाते हैं, जब वो जू में जाते हैं, केज में जाते हैं, तो नेचर तक उन्हें रिजेक्ट कर देती है। ओके, यहाँ पे इनकी एक लाइन है, आई एम इन द मिडल ट्राइंग टू बी सेपरेट देम, टेकिंग ऑल द वर्स्ट पंचेस फ्रॉम बोथ ऑफ देम, जो कि उनके एग्जिस्टेंशियल कंफ्यूजन को दिखा रहा है। तो चाहे ये अपर क्लास की बात करें, चाहे लेबर मूवमेंट का हिस्सा बने, चाहे नेचर का, ये कहीं पे भी खुद का मतलब एक्सेप्टेड नहीं पाते हैं। तो ये इनके भी क्योटिक सिचुएशन को दिखा रहा है। सिंबॉलिक कैरेक्टर्स मैंने आपको बताया, तो सिंबॉलिक कैरेक्टर्स यहाँ पे कैसे आपको देखने को मिलेगा। मिल्ड्रेड जो है वो अपर क्लास को दिखा रही, इनसेंसिटिव अपर क्लास को, ठीक है। हालांकि वो एक एनजीओ का हिस्सा है, लेकिन इनके अंदर कोई ह्यूमैनिटी नहीं है। गोरिल्ला वो किसको सिंबलाइज करते हैं, तो यांग की प्रिमिटिव इंस्टिंक्टिव सेल्फ को सिंबलाइज करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। और जब यांग लास्ट में गोरिल्ला से एक अपनापन महसूस करते हैं, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं ये जगह है जहां वो बिलोंग करते हैं, या उन्हें ऐसा लगता है कि गोरिल्ला की कंडीशन भी उनकी जैसी, क्योंकि वो भी एक केस जैसी दुनिया का हिस्सा थे। बट क्या होता है, गोरिल्ला उनकी इस इमोशन को समझ नहीं पाता और उन्हें किल कर देता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये दिखाता है कि यांग ना तो एक सिविलाइज सोसाइटी का हिस्सा है, ना तो नेचुरल वर्ल्ड का हिस्सा है। एंड हिज ट्रेजिक एंड ऑल्सो हाईलाइट द एक्सप्रेशनिस्ट कंसर्न, जो कि ह्यूमन को एक आइसोलेटेड कंडीशन में दिखाता है, या एलूफ दिखाता है, एलिनेटेड दिखाता है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि एपिसोडिक या फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो शुरुआत में हम देखते हैं कि एक शिप से स्टार्ट होती है इसकी सेटिंग, ठीक है। फिर फिफ्थ एवेन्यू में ये जाते हैं, प्रिजन में जाते हैं, और लास्ट में जू में जाते हैं। तो ये जो शिफ्ट हो रहा है प्लेस का, मल्टीपल सेटिंग आपको देखने को मिलती है, ये यांग की साइकोलॉजिकल जर्नी को दिखा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि सच में ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि यांग कैसा महसूस कर रहे हैं वो दिखाया जा रहा है डिफरेंट सेटिंग्स के माध्यम से। तो उनके इंटरनल स्ट्रगल को दिखाया गया है, ठीक है। शिप से शुरू होके ये स्टोरी कहाँ पे खत्म होती है, लास्ट में जू में। लैंग्वेज एंड डायलॉग की बात करें तो ये भी हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल डायलॉग्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे। जो वर्कर्स की लैंग्वेज है वो रफ लैंग्वेज होती है, मैकेनिकल लैंग्वेज होती है। तो ये यहाँ पे दिखाई गई है, जो कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में लोग कैसे होते हैं, कैसी बातें करती हैं, वो रिप्रेजेंट करता है। कई कई जगह हमें डायलॉग एग्जैजरेटेड भी लगते हैं, इंटेंस भी लगते हैं, जो कि यांग के और बाकी वर्कर क्लास का इंटेंस इमोशन दिखाता है। There is no logical conversation. Okay, so in this way it can be said that the hairy ape is a powerful expressionist drama, जो कि क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी को दिखाता है मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में। और आपको यहाँ पे कई सारे सिंबलिज्म देखने को मिलेगा, डिस्टॉर्टेड रियलिटी देखने को मिलेगा, इमोशनल इंटेंसिटी देखने को मिलेगा। इसके थ्रू मॉडर्न मैन की कंडीशन दिखाई गई है, जो कि सोसाइटी से एलिनेटेड है, नेचर से भी, और इवन खुद से भी एलिनेटेड है। तो अगर हम इम्प्रेशनिज्म की बात करें तो इम्प्रेशनिज्म में व्हाट एनीवन परसीव्स थ्रू डिफरेंट सिंबल्स ये दिखाया जाता है। लेकिन हम एक्सप्रेशनिज्म की बात करें तो यहाँ पे जो इनर कॉन्फ्लिक्ट से जो व्यक्ति गुजर रहा है,
एलिनेशन जो महसूस कर रहा है या आइडेंटिटी क्राइसिस जो महसूस कर रहा है, उसे डिफरेंट सेटिंग्स और डिफरेंट कैरेक्टर्स के माध्यम से दिखाया जाए। तो यहाँ पे यांग की स्टोरी सिर्फ यांग की स्टोरी नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोगों की स्टोरी है जिन्होंने वर्ल्ड वॉर के बाद एक वर्कर के तौर पे काम किया है, ठीक है, या वो एक ऐसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं जहां पे उन्हें कुछ भी नहीं समझा जाता। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर है। अब आप पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो आपको और अच्छे से चीजें क्लियर होगी। तो ये बताइए आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए हैं या नहीं? ओके, ठीक है। एक आंसर मैं आपको और